जय हिंद मित्रों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एड्स क्या होता है, यह कैसे फैलता है और इसके कौन कौन से बचाव के उपाय हैं। तो आइए समझते हैं एड्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये एड्स है यह सबसे पहले अफ्रीका में देखने को मिला था। इसका जो पहला रोगी था वो हमें अफ्रीका में देखने को मिला था सन 1959 ईस्वी में। सबसे पहले जो है इसका केस जो है एड्स का एक मरीज अफ्रीका में सन 1959 में देखा गया था। भारत की बात करेंगे तो भारत में सन 1986 ईस्वी में चेन्नई में एड्स का पहला रोगी देखा गया था। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो ध्यान देंगे चेन्नई में सबसे पहले एड्स का रोगी देखा गया था। अब इसके आगे देखते हैं। एड्स दिवस जो होता है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक होता है, एड्स का सिंबल होता है, इसका चिन्ह होता है जिसे क्या होता है, क्या बोलते हैं, रेड रिबन। रेड कलर की एक रिबन होती है, जो रिबन होती है रेड कलर की होती है और यह इसी शेप में होती है। यह इसका क्या है, प्रतीक है। यह जो सिंबल है, प्रतीक, यह यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, उसने जो है एड्स के लिए एक चिन्ह दिया था सन 1991 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान देंगे ये रेड रिबन जो है किसने दिया था, यूएनओ ने 1991 ईस्वी में। एड्स का फुल फॉर्म देखते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, अभाव, सिंड्रोम का मतलब सिंड्रोम, मतलब कई बीमारियों जो बीमारियां होती हैं वो कई लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जब उसे क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला देखते हैं इसके लिए कौन सा रोग कारक जिम्मेदार होता है, कौन वो पैथोजन है जिसके कारण यह एड्स होता है। तो उसका नाम है एचआईवी विषाणु। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यही वो विषाणु है, रोगजनक है, जिसके कारण एड्स होता है। इसमें कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं इसे हम समझते हैं। इस रोग में, एड्स में जो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, जो इम्यून सिस्टम है, यही प्रभावित होता है। ध्यान देंगे, इस पूरे संपूर्ण शरीर में जब एड्स के विषाणु एचआईवी हमारे शरीर के अंदर जाते हैं सब, तो किसको प्रभावित करते हैं सब, किसको, किस पर आक्रमण करते हैं, तो यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर। प्रतिरक्षा तंत्र में भी किस पर, तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो जो इसमें टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वही प्रभावित होती हैं। का मतलब जब एड्स के विषाणु जब हमारे शरीर में जाता है तो किसको प्रभावित करता है, हमारे जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं इनको ये मारने लगता है, खाने लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे हमें। लक्षण में दिखाई देता है पहला, वजन में कमी। क्या दिखाई देता है, वजन में कमी। और ध्यान देंगे जब ये एड्स के विषाणु हमारे शरीर में रहते हैं तो इसके लक्षण जल्दी दिखते नहीं है, बहुत लंबे समय के बाद जो इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी को बहुत ही अभी जल्दी किसी को एड्स हुआ है तो बहुत एक लंबे समय तक जो है पहचान में नहीं आता है कि इस व्यक्ति को एड्स है या नहीं, या इसके विषाणु है या नहीं, ये भी पता नहीं लग पाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो वजन में कमी, और वजन में जो कमी होती है ये अचानक नहीं होती है, जो कमी जो है बिल्कुल धीरे धीरे होती रहेगी और वजन में कमी हो जाती है। ठीक है, और कमजोरी आ जाती है। क्या होती है, कमजोरी हो जाती है, शरीर में बिल्कुल वीकनेस आ जाती है। ठीक है, तो जब इसमें वजन घट जाता है, ठीक है, और कमजोरी आ जाती है तो शरीर की संरचना एकदम क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, एकदम ढांचा जैसा, सुखल गोईठा जैसा हो जाता है शरीर। कैसा हो जाता है, सुखल गोईठा जैसा हो जाता है। ठीक है, ये बहुत डेंजरस होता है। और आगे इसमें क्या देखने को मिलता है, दस्त भी होता है, मैंने बार बार जाएगा, पैखाना दौड़ेगा वो। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये सब लक्षण होते हैं किसके, एड्स के। वजन में कमी, बढ़ जाएगा वजन, ठीक है, कमजोरी हो जाता है, और क्या होता है उसे, डायरिया में दस्त हो जाता है। ठीक है भाई, जब प्रतिरक्षा तंत्र ही मजबूत नहीं है तो कोई भी छोटा मोटा जीवाणु जो है या कोई सूक्ष्मजीव उसके अंदर चला जाएगा, वो रोग ग्रसित हो जाएगा, तो बहुत धीरे धीरे कई सारे रोग पकड़ लेते हैं। जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही मजबूत नहीं है तो कोई भी हमारे संपर्क में सूक्ष्मजीव आएगा तो हम क्या हो जाएंगे, उससे रोग ग्रसित, वो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। तो ध्यान देंगे ये बहुत डेंजरस बीमारी होता है, पूरा का पूरा प्रतिरक्षा तंत्र ही ले बैठता है। ठीक है, कौन, एड्स। इसके विषाणु कौन है, एचआईवी। ठीक है, देखते हैं आगे इसका उपचार क्या है। तो इसके उपचार में, एड्स के उपचार में एंटीविट्रो, तो एड्स के उपचार में एंटी रिट्रोवायरल औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, एंटी रिट्रोवायरल औषधि माने दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और जब दवाइयों का प्रयोग किया जाता है तो यह कैसे होती हैं, यह आंशिक रूप से प्रभावी होती हैं। का मतलब ये जो दवाइयां होती हैं यह पूरी तरह से उनको खात्मा नहीं करती हैं, केवल आंशिक रूप से प्रभावी होती है। का मतलब कुछ हद तक केवल कंट्रोल करती है, कर पाती है।
ये औषधियां रोगी की संभावित मृत्यु को आगे बढ़ा सकती हैं। ये भी जो हम औषधियां देखे हैं एंटी रिट्रोवायरल औषधियां दवाइयां, यह जो रोगी है, एड्स का जो रोगी है, उसकी जो संभावित मृत्यु है, का मतलब लगता है कि इतने दिन में ये खत्म हो जाएगा। ये इन दवाइयों का जब प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर चलाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए उसकी जीवन अवधि माने जीवन काल, लाइफ जो है बढ़ जाए, ठीक है, परंतु रोक नहीं सकती। ये जो दवाइयां हैं यह एड्स को रोक नहीं सकती, का मतलब इस रोग को खत्म नहीं कर सकती हैं। और अभी तक वर्तमान में रिसेंटली जो है, अभी तक जो है इस रोग का कोई भी उपचार संपूर्ण पूरी तरीके से नहीं है। कोई भी ऐसी दवाई अभी तक नहीं बनी है जिससे एड्स को खत्म किया जा सके। आगे देखते हैं। हाँ, और जानते हैं कि जो उपचार होता है, इस उपचार में एक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है आर्ट थेरेपी, ART। ए का मतलब होता है एंटी, आर का मतलब होता है रिट्रोवायरल और टी का मतलब होता है थेरेपी, ठीक है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इस थेरेपी द्वारा किया जाता है। ध्यान देंगे, इस थेरेपी में किया जाता है, ठीक है। इस थेरेपी में जब ये थेरेपी की जाती है, ध्यान देंगे, जो हमारे अंदर एड्स के विषाणु मतलब HIV गए हैं, ये जाकर क्या करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, हमारे कोशिकाओं से पोषण लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, और उनकी सहायता से हमारे कोशिकाओं का इस्तेमाल करके ही अपनी संख्या क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। तो जब ये थेरेपी इस्तेमाल की जाती है तो यह विषाणु की प्रतिकृति को रोकता है। विषाणु की प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन का मतलब होता है जीरोक्स, का मतलब होता है टू कॉपी, का मतलब होता है फोटो कॉपी, का मतलब जो एक है तो एक से कितना हो गया, दो से 4, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, तो उसी संख्या को, नंबर को ये क्या करता है, रोकता है। कौन, आर्ट थेरेपी। और क्या करता है, संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। और जो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारी कोशिकाओं को संक्रमित किए हैं, उन कोशिकाओं को, संक्रमित कोशिकाओं को यह इस थेरेपी द्वारा नष्ट किया जाता है, का मतलब मार दिया जाता है उन कोशिकाओं को, ठीक है। तो ये था क्या, एड्स। अब हम इसके आगे देखते हैं कि एड्स हमारे शरीर के अंदर, अब हम इसके आगे देखते हैं कि एड्स के विषाणु, का मतलब जो HIV है, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर कैसे अपनी प्रतिकृति करते हैं और कैसे हमारे अंगों को, माने प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं। HIV विषाणु शरीर में जाने के बाद कैसे वृद्धि करते हैं और वह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे हम समझते हैं। तो पहले चरण में समझेंगे कि यह विषाणु हमारे शरीर में सबसे पहले कहां जाता है। तो जो ये HIV विषाणु है, यह व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद बृहत भक्षकाणु यानी क्या, मैक्रोफेज, क्या कहते हैं, मैक्रोफेज। और यह मैक्रोफेज क्या होता है, जैसे हमारी WBC की कोशिकाएं हैं, कौन, लिम्फोसाइट, वैसे ही यह भी कोशिका है, किसकी, WBC की। तो सबसे पहले जो HIV विषाणु है, ये कहां प्रवेश करता है, हमारे मैक्रोफेज में प्रवेश करता है। और यहां प्रवेश करता है तो क्या करता है, इसे समझते हैं, जहां उसका RNA जीनोम का मतलब क्या, इस विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ, इस विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ, और यह जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रतिकृति, का मतलब होता है फोटोकॉपी, अपने जैसे हम शकल को बनाना, प्रतिकृति के द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। ध्यान देंगे, जैसे यह HIV विषाणु के RNA जो जीनोम है, आनुवंशिक पदार्थ जो RNA है, यह इस एंजाइम की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या करता है, प्रतिकृति करता है, का मतलब अपने जैसी संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या करता है कि यह विषाणुवीय DNA बनाता है। क्या बनाता है, विषाणुवीय DNA बनाता है। और जैसे यह विषाणुवीय DNA बना देता है, तो अब क्या करता है, इसे समझेंगे। जैसे ये विषाणुवीय DNA बना लेता है, तो परपोषी कोशिका, परपोषी कोशिका का मतलब जिसके अंदर ही गया है उसे कहेंगे क्या, परपोषी कोशिका। जैसे समझ ले कि कोई विषाणु मेरे अंदर आ गया, तो मेरी कोशिकाएं, मेरा शरीर उसके लिए क्या हो जाएगा, परपोषी कोशिका। मुझे क्या कहा जाएगा, परपोषी कोशिका। तो ये विषाणुवीय DNA परपोषी कोशिका के DNA में, यानी कि मेरे DNA में समाहित होकर संक्रमित कोशिकाओं को, मतलब मेरी संक्रमित कोशिकाओं को आदेश देगा। क्या आदेश देगा, विषाणु कण, का मतलब विषाणु जैसे ही सूक्ष्म जीव छोटे छोटे पैदा करने का निर्देश देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विषाणु मेरे अंदर आया, ठीक है, मेरे अंदर आकर मेरे DNA में समाहित हो गया, और मेरे DNA में समाहित हो गया तो जो मेरे जिन कोशिकाओं में ये गया है, उन संक्रमित कोशिकाओं को ये आदेश देता है कि चल 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 चल, मेरे जैसा ही सूक्ष्म जीव बना, चल चलो जा, मेरे जैसे विषाणु का निर्माण करो, ठीक है। तो यह क्या करता है, अपने जैसे विषाणु को पैदा करने का निर्देश देता है। अब समझते हैं तीसरा चरण, बृहद भक्षकाणु विषाणु। बोला है कि बृहद भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं। अब जैसे ही हमारे अंदर, शरीर में अंदर आकर कह दिया
कि चल 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 मेरे जैसा ही विषाणु को बनाओ, तो मैं क्या करूंगा, माने मेरी बृहद भक्षकाणु कोशिकाएं वो क्या करेंगी, विषाणु उत्पन्न करना जारी रखेंगी और इस तरह एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। का मतलब कौन, हमारे जो बृहद कोशिकाएं हैं अब वो एक फैक्ट्री की तरह काम करेंगी। ठीक है, किसकी तरह, फैक्ट्री की तरह। क्यों, क्योंकि यह निर्देश दिया था, यह आदेश दिया था किसको, हमारी बृहद भक्षकाणु कोशिकाओं को क्या बनाने के लिए, विषाणु उत्पन्न करने के लिए। और ये विषाणु उत्पन्न कर रही है, ऐसी इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए बोला है कि एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही एचआईवी सहायक टी लिम्फोसाइटों में घुस जाता है। ध्यान देंगे, अब हमारे जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी घुस जाता है कौन, ये एचआईवी विषाणु इनके अंदर घुस जाता है और प्रतिकृति बनाता है। का मतलब सबसे पहले तो गया माइक्रोफेज में, वहां पे जाकर प्रतिकृति करके बनाया विषाणुवीय डीएनए, और विषाणुवीय डीएनए हमारी संक्रमित कोशिकाओं को आदेश दिया कि चल चल मेरे जैसा ही विषाणु को बनाओ। ठीक है, तो मेरी जो है भक्षकाणु कोशिकाएं थी कौन, बृहद भक्षकाणु कोशिकाएं, यह विषाणु को बनाई। ठीक है, बहुत ढेर सारे विषाणुओं को बनाई। अब क्या बोले कि यह बना रही है और इस तरह को ढेर सारे विषाणुओं को इसने बना दिया, इसलिए बोला है कि ये जो विषाणु होते हैं ये एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही अब दूसरे चरण में क्या हुआ कि सबसे पहले माइक्रोफेज, उसके बाद ये चले गए मेरे टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में और वहां जाकर भी क्या कर रहे हैं, प्रतिकृति बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकृति बनाते हैं। का मतलब फिर अपने जैसे हूबहू जो है विषाणुओं को जन्म देते हैं। अब अगला चरण है चौथा, जैसे ये प्रतिकृति बना लेता है तो और संतति विषाणु पैदा करता है। प्रतिकृति बनाता है का मतलब अपने जैसे बनाता है विषाणुओं को, का मतलब जो है संतति विषाणु पैदा करता है और भी विषाणु को ये पैदा करते हैं। और पैदा जब करते हैं इन विषाणुओं को तो ये ब्लड में मिला देते हैं। किसमें मिला देते हैं, खून में। इन विषाणुओं को, ये विषाणु कहां मिल जाते हैं, हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। जैसे ये ब्लड में मिलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु, संतति विषाणु का मतलब जिन विषाणुओं का निर्माण हुआ है, नए नए विषाणुओं का निर्माण हुआ है, उनकी ये बात बोल रहा है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी लिम्फोसाइटों पर हमला करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे जो एचआईवी के विषाणु थे वो सहायक टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में घुस गए थे और वहां पे चले गए थे तो अपनी प्रतिकृति को वहां पे बनाए थे, मतलब अपने जैसे फोटोकॉपी बनाए थे और संतति विषाणु पैदा किए थे। अब यह जो संतति विषाणु है यह दूसरे टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर क्या करते हैं, आक्रमण, हमला करते हैं और यह क्रिया बार बार होती रहती है। ध्यान देंगे, ये जो क्रिया होती है बार बार होती रहती है। अब क्या होता है, जब ये क्रिया बार बार होती है तो जिसकी वजह से व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लिम्फोसाइटों की संख्या में लगातार कमी होती है। अब ध्यान देंगे, अब जो ये विषाणु है एचआईवी, ये बार बार जब हमारी सहायक टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को संक्रमित करेगा, मारेगा बार बार, तो हमारे जो ये कोशिकाएं हैं टी लिम्फोसाइट क्या होंगी, धीरे धीरे कम होती रहेंगी। ठीक है, क्या होती रहेंगी, घटती रहेंगी, तो लगातार कमी होती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार, दस्त और वजन घटता है। ध्यान देंगे, जब हमारे टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की संख्या घटती है तो इस दौरान जो है बार बार बुखार, दस्त और वजन घटता है। अगला है, इसके कारण व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो जाता है कि वह अन्य संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। हम पहले ही बताए हैं कि ये जो एड्स के विषाणु होते हैं यह इतना हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर देते हैं कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। और जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र माने हमारे शरीर का गार्ड जो रक्षक है वही कमजोर पड़ गया तो कौन उसको मार के घुस जाएगा, कौन उसके ऊपर हावी हो जाएगा, कौन उसका काला पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, एड्स। और ये एड्स के जो विषाणु हैं ये कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ आया होगा। आइए अब हम देखते हैं एड्स के रोकथाम के उपाय। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता है, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसका कोई भी इलाज पूरी तरह से संभव नहीं है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि हो गया है तो उसकी मृत्यु अंततः है। ठीक है, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। अतः इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है, मतलब हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, और रोकथाम इसकी सबसे अच्छी उपाय है। और कैसे रोक सकते हैं, बचाव करके, सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित रखकर, बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचाकर हम क्या एड्स से सुरक्षित रह सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। रक्त बैंकों के रक्त को एचआईवी से मुक्त करना, जो ब्लड बैंक होते हैं और ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा होता है उस ब्लड की अच्छी तरह से जांच करके ब्लड बैंकों में रखना चाहिए।
ड्रग के कुप्रयोगों को नियंत्रित करना, जो ड्रग आदि होते हैं उनके कुप्रयोग का मतलब होता है जो उनका गलत या खराब इस्तेमाल होता है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ड्रग को जो है इंजेक्शन से भी लिया जाता है, ठीक है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है एड्स से और इंजेक्शन के द्वारा लेता है और उसी इंजेक्शन का प्रयोग उसका साथी या उसके आस पड़ोस का कोई व्यक्ति करता है तो उसे भी वह रोग यानी एड्स हो जाएगा, ठीक है। अगला है सुरक्षित यौन संपर्क बनाना। जो भी दंपति या फिर ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक संबंध बनाते हैं आपस में, उन्हें जो है सुरक्षित यौन संपर्क रखना चाहिए। अगला है सार्वजनिक व निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल डिस्पोजेबल सुइयां और सिरिंज ही काम में लाई जाए। ये केवल जो सार्वजनिक अस्पताल होते हैं या फिर जो निजी अस्पताल होते हैं और जो क्लिनिक होते हैं, जो छोटे मोटे क्लिनिक खोल कर बैठे होते हैं लोग, वे जो वहां पे उन लोगों को केवल डिस्पोजेबल सुइयां ही और सिरिंज ही काम में लाई जाए। आप देखते होंगे डिस्पोजेबल में जो प्लास्टिक का होता है उसको बोला है, और देखते हैं जो सुई का मतलब सिरिंज का जो अंतिम हिस्सा होता है उस पर भी क्या होता है, प्लास्टिक की कवर लगी होती है, मतलब सुरक्षित रखना चाहिए उस सबको, ये बोला है। आगे एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भ धारण न करें क्योंकि उनसे पैदा होने वाला जो शिशु है उसको यह रोग हो सकता है। ध्यान देंगे यदि कोई महिला एड्स से पीड़ित है, ठीक है, तो उसे गर्भधारण नहीं करना चाहिए। अगर यदि वह गर्भधारण करती है तो हो सकता है उस शिशु को भी यह रोग हो जाएगा, मतलब उसे भी एड्स हो जाए, ठीक है। एड्स के लिए एक जांच भी होता है, एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच लिया जाता है जिसका नाम है एलिसा, और इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से। यह जांच किया जाता है और उस जांच से पता चलता है कि उस व्यक्ति को एड्स है या नहीं। लेकिन कभी कभी जो है किसी स्टेट में एड्स के किसी स्टेट में यह टेस्ट भी काम नहीं करता है, का मतलब इस टेस्ट से भी पता नहीं चल पाता है कि उस व्यक्ति को एड्स है या नहीं, उसके अंदर HIV के विषाणु है या नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान देने से पूछता है कि एड्स में जो है एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो बताएंगे एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से। अब हम देखते हैं कैंसर, कैंसर को समझते हैं। तो आइए समझते हैं हम कैंसर को। कैंसर का जो अध्ययन होता है इसे हम बोलते हैं ओंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओंकोलॉजी। अच्छा, इसका जो जीन होता है उसका नाम है वायरल ओंकोजीन। यह ऐसा जीन होता है जिसके पास कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ध्यान देंगे, कैंसर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कैंकर, ठीक है, क्षमता होती है इनके पास कैंसर उत्पन्न करने की। ऐसे जीन को हम बोलते हैं क्या, ओंकोजीन। वे जीन जो कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषा को, कैंसर किसे कहते हैं। जब शरीर के किसी अंग की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कैंसर। जैसे मान लीजिए कि मेरा शरीर है, यदि मेरे शरीर का कोई भी अंग और वहां की जो कोशिकाएं हैं किसी कारणवश जो है बहुत ज्यादा क्या होने लगे, वहां अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगे उन सेल में, तो वहां पे एक गांठ जैसी संरचना बनने लगती है, उसी को हम कहते हैं क्या, कैंसर, ठीक है। अचानक जो है हमारी कोशिकाओं का, शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होना ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। अब हम देखते हैं अर्बुद। अर्बुद क्या होता है, सबसे पहले यही होता है अर्बुद, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। कैंसर बाद में आता है, सबसे पहले आता है ट्यूमर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्यूमर को समझते हैं। कैंसर कोशिकाएं विभाजन की क्रिया जारी रखकर कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे अर्बुद कहते हैं। ध्यान देंगे, जो भी कैंसर कोशिकाएं हैं वो विभाजन की क्रिया जारी रखती हैं। जो भी हमारे अंदर कैंसर कोशिकाएं वो विभाजन, सेल डिवीजन की प्रक्रिया क्या रखती हैं, जारी रखती हैं, कंटिन्यू रखती हैं। और जब जारी रहती है सेल डिवीजन की प्रक्रिया तो कोशिकाओं का एक भंडार हो जाता है, एक भंडार एकत्रित इकट्ठा हो जाता है, और उसी इकट्ठे भंडार को हम क्या कहते हैं, अर्बुद कहते हैं। कहीं कहीं देखा होगा आप लोगों में शरीर में जो है कहीं कहीं गांठ बन जाती है, ठीक है, छोटी छोटी, वो कोशिकाओं का क्या होता है, भंडारित रूप होता है। वहां की कोशिकाएं जो क्या होती है, अनकंट्रोल अनियंत्रित विभाजन करने लगती हैं और एक जो है भंडार के रूप में इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्बुद कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। अब यह जो ट्यूमर होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा सुदम अर्बुद, जिसे हम क्या कहते हैं, बिनाइन ट्यूमर। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। वे कैंसर कोशिकाएं जो प्रायः अपने निश्चित स्थान तक सीमित रहते हैं। ध्यान देंगे, हम अभी देखे ट्यूमर, और ट्यूमर में देख रहे हैं कौन सा, सुदम
अर्बुद, ठीक है, माने बिनाइन ट्यूमर। तो वे कैंसर कोशिकाएं जो प्रायः अपने निश्चित स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते तथा इनसे मामूली क्षति होती है। जैसे मान लीजिए हमें क्या हो गया, ट्यूमर, और ट्यूमर भी दो प्रकार का है, उसमें से कौन सा हो गया, बिनाइन ट्यूमर, जिसे क्या बोलते हैं, सुदम अर्बुद। क्या बोलते हैं, सुदम अर्बुद। और ये सुदम अर्बुद की विशेषता होती है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे शरीर के किसी एक अंग में जो है मुझे हो गया क्या, सुदम अर्बुद, बिनाइन ट्यूमर हो गया, तो किसी एक अंग में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तो यह यहाँ से मेरे शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं फैलेगा। यह इसका स्थान क्या होता है, निश्चित होता है, और यह वहीं की केवल कोशिकाओं को क्या करता है, हानि पहुंचाता है, क्षति करता है, ठीक है। बाकी शरीर के अंगों तक यह नहीं फैलता है, यही इसकी विशेषता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सुदम अर्बुद या बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। अब हम देखते हैं दुर्दम अर्बुद, जिसे हम इंग्लिश में मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। वे कैंसर कोशिकाएं जिनका स्थान अनिश्चित होता है तथा बहुत तेजी से बढ़ती व फैलती हैं और आसपास की सामान्य कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्दम अर्बुद या मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। अभी ठीक इसके पहले हमने देखा सुदम अर्बुद, जिसे हमने क्या बोला, बिनाइन ट्यूमर। वो क्या था कि वह किसी भी एक विशेष एरिया पे, एक विशेष क्षेत्र में रहेगा। हमारे जैसे मान लीजिए कि शरीर का कोई एक, जैसे ये है, ठीक है, प्रभावित हो गया तो केवल वहीं तक सीमित रहेगा, ठीक है, बाकी कोशिकाएं जो उसके संपर्क में है वह उनको क्षति नहीं पहुंचाता है, उनको प्रभावित नहीं करता है। लेकिन जो दुर्दम होता है, यह किसी एक विशेष अंग में यदि है तो वहां से यह बाकी अंगों में, शरीर के हिस्से में फैल जाता है। इनका स्थान निश्चित नहीं होता है और ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं और फैलते हैं, ठीक है, और इनके आसपास की जितनी सामान्य कोशिकाएं आती हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाती हैं, इससे प्रभावित होती हैं। अब देखते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है, इसको समझते हैं, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ये वर्ड, ठीक है, ध्यान देंगे। दुर्दम अर्बुद की कोशिकाएं तेजी से विभाजित व वृद्धि करती हैं। इस प्रकार के अर्बुद की कोशिकाएं रक्त व लसिका द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंच जाती हैं। ये कोशिकाएं जिस स्थान पर जाती हैं वहीं पर नए अर्बुद बनाना शुरू कर देती हैं। यह प्रक्रिया मेटास्टेसिस कहलाती है। अब समझेंगे कि इसमें क्या बोला है। ये बोला है कि जो दुर्दम अर्बुद होती हैं और उसकी जो कोशिकाएं हैं तेजी से क्या करती है, विभाजित करती हैं और वृद्धि करती हैं। और इस प्रकार जो अर्बुद की कोशिकाएं हैं ये हमारे ब्लड के थ्रू और लसिका, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ, इसके सहायता से हमारे शरीर के बाकी अन्य स्थानों या अंगों में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो ये कोशिकाएं जिस स्थान पे जाती हैं वहीं पे क्या, नए अर्बुद बनाना शुरू कर देती है। का मतलब फिर से नए ट्यूमर बनाना शुरू कर देती हैं, और इसी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक। एक बार हम और आसान भाषा में समझते हैं। जो हमारे दुर्दम अर्बुद कोशिकाएं थी, यह क्या करती हैं, यह तेजी से फैलती हैं और वृद्धि करती हैं, और यह जिस अंग में भी जाती हैं वहां पे फिर से नए अर्बुद यानी ट्यूमर का निर्माण या उत्पन्न करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। तो ये था कैंसर, ठीक है, और अर्बुद तथा अर्बुद के प्रकार। अब हम देखते हैं कैंसर के कारण को, कि कैंसर किन किन कारणों से होता है। कैंसर के कारण, तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं धूम्रपान। सिगरेट बीड़ी पीने से फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। इससे मुख, गले व लैरिंक्स में भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखा जाता है कि जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, ज्यादातर उन्हें जो है फेफड़ों का ही कैंसर होता है। लेकिन कभी कभी जो है इससे क्या हो सकता है कि जो मुख हमारा है और जो गला है, लैरिंक्स, इसमें भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो धूम्रपान और तंबाकू चबाने से ज्यादातर कैंसर के मरीज देखे जाते हैं। ये बीमारियां फैलती हैं धूम्रपान और तंबाकू चबाने से। और आजकल तो पूछना ही नहीं है, बड़े क्या पिएंगे, छोटका छोटका सब पी रहा है सब। इतना बड़का बड़का सब जो है सिगरेट पी रहा है सब, पूरा धुआं छोड़ता है सब, ले लेगा सब, लेकर रख लेगा, निकल जाता है सब खेते की ओर, पिछवाड़े निकल जाएगा सब। और 2-3 गोल बनाए रहते हैं सब, और जो धराते हैं सबको वो धराएगा, एक तो धराएगा, वो खींचेगा पूरा, मारता है, हाँ ले 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 तू ले मार, तुम्हारा तू घू मारेगा, ठीक है। आजकल देख रहे हैं, पूछना ही नहीं है, ठीक है। और एक आध को तो ऐसे ही सब, अब बुढ़वा सब भी, बुढ़वा देखो अभी पहले का बुढ़वा पड़ा है सबकी, जो है सिगरेट तो पिएगा, बीड़ी तो पिएगा, और मुंह से छोड़ता है धुआं। कौन कौन तो इतना कलाकार होता है कि मुंह से छोड़ने के बजाय जो है नकिया से छोड़ता है सब, जैसे लगेगा कि खराब सलेंसर वाली बाइक से धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो एक से एक पड़े हुए सब, और उससे खतरनाक तो आजकल के सब हो गए हैं सब। क्या करेंगे, सिगरेट ले ले रहे हैं सब, और सिगरेटों से जो
उसका मसला होता है, निकाल दे रहा है सब, उसमें ससुरा सब गांजा भर दे रहा है, गांजा, ठीक है, सिगरेट नहीं पी रहा, सब गांजा पी रहा है सब। देखिए सिगरेट के आड़ में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, खिलवाड़ हो रहा है ये, ठीक है। तो एक से एक पड़े हुए सब गांजा मार रहे हैं, सब गांजा, ठीक है, तभी बजेगा बाजा। अगला है तंबाकू चबाना। सुपारी व तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर होता है, ये भी ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। तंबाकू चबाने से क्या होता है, मुख का कैंसर होता है। सुपारी व तंबाकू चबाते हैं तो मुख का कैंसर हो जाता है। और ये भी जो है बहुत ही तेजी से चल रहा है, लोग बहुत जो है इसके शौकीन हो रहे हैं, और देखते देखते ही बच्चे भी क्या और इसके शौकीन हो रहे हैं सब, ठीक है। तो छोटा छोटा बचवा भी जो है सब तंबाकू गुटखा खाने लगा सब, ठीक है। एक वो ले लेगा सब और लेकर रख लेगा सब, ठीक है। जब मूर्छा होगी तो अकेले में क्या कहता है, लियाओ पुकार, रजनीगंधा, पान मसाला, आनंद आएगा, ठीक है। आजकल सब ये भी पी रहे हैं सब, ठीक है। और कुछ कुछ तो होता है कि इतना ना खाएगा कि दिनों भर में 50 बार पान खाता है सब, तो ले मुंह में पान डाले बोलो और रमेश हो जाओ जानते हैं, हमको लग रहा है ना कि कुछ नहीं तो बुकरिया बुकरिया जो है हमारी उनके खतवा में चली गई थी, तो वह बवाल हुआ, तो कुछ नहीं हुआ था हमको लगता है, ठीक है। तो ऐसे बतियाएंगे सब। अब आगे हम देखते हैं रसायनों का प्रयोग। अनेक रसायन कैंसर उत्पन्न करते हैं, ये निकोटीन, कैफीन और कोयला आदि हो सकते हैं, ठीक है। ये रसायन होते हैं, कुछ केमिकल भी होते हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं या उनके कारण बन जाते हैं। कौन, निकोटीन, कैफीन और कोयला। कोयला की खदानों में देखते हैं जो लोग काम करते हैं उनको फेफड़े का कैंसर हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्षतिग्रस्त भाग व चोट। क्षतिग्रस्त का मतलब होता है यदि कोई घायल भाग है या जहां चोट लगी है, ठीक है, शरीर के किसी भाग के अधिक समय तक क्षतिग्रस्त रहने से, क्षतिग्रस्त का मतलब होता है घायल, चोटी, तो शरीर के किसी भाग के अधिक समय तक क्षतिग्रस्त रहने से भी कैंसर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत लंबे समय से आपको जो है पैर में जो है कोई प्रॉब्लम थी या फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वो जल्दी सही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं कैंसर के क्या उपचार हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं प्रायः कैंसर के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा तथा प्रतिरक्षा चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया का मतलब होता है क्या, सर्जरी द्वारा, ठीक है। और अगला है विकिरण चिकित्सा। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन, जैसे एक्स किरणों से, एक्स किरणें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है क्या, कैंसर को मारने के लिए, ठीक है। दूसरा है कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए कीमोथेरेपी दवाएं काम में लाई जाती हैं। ये कुछ कीमोथेरेपी दवाएं जो होती हैं ये किसको मारने के लिए, कैंसर जो कोशिकाएं हमारे अंदर है उनको मारने के लिए काम में लाए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है सर्जरी द्वारा आपके शरीर से ट्यूमर को शारीरिक रूप से निकालकर कैंसर का इलाज किया जाता है। यदि हमारे शरीर में कहीं ट्यूमर है तो उसका जो है डॉक्टर क्या करेगा, सर्जरी करेगा, और सर्जरी करके उस ट्यूमर कोशिका को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये था क्या, कैंसर के कारण और कैंसर के उपचार। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।